The French Revolution and the idea of the nation. Now we discuss in this part especially what were the effect of French Revolution in the nationalism in Europe. So the first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. 1789 French Revolution we have already studied in class 9. France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. जैसा कि आप जानते हैं इन 1789 फ्रेंच रिवोल्ट पूरी तरीके से वहाँ चेंज कर दिया. फुल फ्लैजेज टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 फ्रॉम एब्सोलूट मोनार्क जो एब्सोलूट लुइस 16 एंड मैरी एंटोनिएट जो एब्सोलूट गवर्नमेंट था उससे फ्रांस में चेंज हुआ. क्या चेंज हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क एंड लेटर. The political and constitutional change that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to the body of French citizens. After French Revolution, French became a constitutional monarch. After that, Jacobin, Reign of Terror, Directory rule, and after that Napoleon. Different changes in France after 1789. The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. ये सब जो चेंज हुआ आफ्टर 1789 पीपल ऑफ द फ्रांस वहाँ के लोगों के द्वारा चेंज हुआ जो शेप इट्स डेस्टिनी वो उसका जो टारगेट था उसका एक शेपिंग हुआ. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिस दैट कुड क्रिएट a sense of collective identity among the French people. मीन्स जब हम लोग कंक्लूजन में जाएंगे कि व्हाट वेयर द कंक्लूजन ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन तो उसमें कई सारा आता है जैसे कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी. कलेक्टिव आइडेंटिटी मीन्स हम लोग की आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंच पीपल. लैंग्वेज, रिलीजियन, चर्च, रेस मतलब सामूहिक रूप से पहचान. जैसे कहते हैं ना कि आई एम इंडियन तो व्हाट आर कलेक्टिव आइडेंटिटी? सेकुलरिज्म, डाइवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी, ओल्ड कल्चर एंड ट्रेडिशन, ETC. The idea of La Party, the fatherland and les citoyens, the citizen emphasizes the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. देखिए आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो वहाँ पे चेंज हुआ आइडिया ऑफ फादरलैंड एंड सिटोयन मीन्स सिटीजन जो वहाँ पे आया था ना कि सर मैडम ये सबको हटाकर सिटोया एंड सिटोयन ड्यूरिंग जैकोबिन क्लब्स एंड रॉब्सवेयर. तो ये सब चेंज हुआ फ्रांस में. वही डिस्कस कर रहा है कि ऑल पीपल आर इक्वल, नो डिस्क्रिमिनेशन. किसी भी टाइप का सभी लोग क्या हैं? इक्वल हैं. यूनाइटेड कम्युनिटी enjoying equal rights under a constitution. A new French flag, the tricolour, was chosen to replace the former royal standard. जो रॉयल स्टैंडर्ड था
डिस्पोटिक पावर उसको चेंज करके वहाँ एक नेशनल फ्लैग रिप्लेस हुआ। मतलब दीज आर explanation of class 9th in French Revolution. The States General was elected by the body of active citizen and renamed the National Assembly. देखिए एक्टिव सिटीजन who have right to vote, especially paid taxes. This is topic of class 9. Rename States General Parliament of France, rename National Assembly. New hymns were composed. New hymns means Marseillaise, National Anthem of France, oath taken, and martyr commemorated. मतलब जो ओथ है, जो टेनिस कोर्ट याद करिए, टेनिस कोर्ट में जो लोग शपथ लिए कि हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, और वहाँ के जो जितने भी शहीद हो गए उनको क्या है, उनको याद किया गया। ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, किसके लिए, नेशन। मतलब मेन इसमें बताने का मतलब है कि व्हाट वेयर द रोल ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू क्रिएटिंग नेशनलिज्म इन यूरोप। A centralized administrative system was put in the place and it formulated uniform laws and for citizen within its territory. देखिए इसके बाद बहुत सारा रिफॉर्म्स होता है, डिफरेंट टाइप्स का टैक्स था, मैनोरियल ड्यूज, वहाँ पे कस्टम ड्यूटी, सब क्या है एबॉलिश किया जाता है, बहुत सारा चेंज होता है। और उसमें वही दिया यूनिफॉर्म ला, स्टैंडर्डाइज वेट जो नेपोलियन के द्वारा अप्लाई किया जाएगा। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज बेयर एबॉलिश एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट मेजर्स बाज अडॉप्टेड। ये सब क्या है, दीज आर चेंज आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। स्टैंडर्डाइज वेट, वहाँ पे आप पढ़े होंगे कि फ्रांस में कोई एक क्या था, मेजरमेंट नहीं था, अलग अलग स्टेट में अलग अलग मेजरमेंट था, उसका वेट सिस्टम अलग था, करेंसी अलग था, लेकिन सबको क्या किया गया, उसको यूनिफॉर्म किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वेयर डिस्करेज एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटेन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। देखिए आफ्टर डैट जो रीजनल डायलेक्ट को क्या किया गया, उसको हटाया गया, उसको डिस्करेज किया गया, और वहाँ पे फ्रेंच को प्रमोशन किया गया। जैसे कि लैंग्वेज, रिलीजियन, जो हम लोग को बाउंडिंग करता है, यही क्या है, कॉमन आइडेंटिटी। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism. In other words, to help other peoples of Europe to become nation. और यही नहीं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इफेक्टेड होल यूरोप। आप याद करिए नेपोलियनिक वार स्टार्टेड इन 1799। मिस क्या है, फ्रेंच जितने भी कंट्री जो डिस्पोटिक्स पावर में है, मोनार्क फॉर्म है, उसको फ्रांस क्या करेगा, लिबरेट करेगा, उसको फ्री करेगा, केवल फ्रांस को नहीं, होल यूरोप को। और इसीलिए स्टार्टिंग होता है नेपोलियनिक वार। When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs. देखिए आफ्टर द इवेंट्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब कि जो चेंज हो रहा है, डिफरेंट सिटीज एंड कंट्री ऑफ यूरोप में गया और वहाँ पे जैकोबिन क्लब इस्टेब्लिश हुआ। इस क्लब के माध्यम से वो लोग क्या करेंगे, उस सिस्टम को विरोध करेंगे, स्पेशली कंजर्वेटिव्स। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड much of Italy in the 1790
With the outbreak of the Revolutionary Wars and French army began to carry the idea of nationalism abroad. Means जो फ्रेंच आर्मी है वो अलग अलग कंट्री में जाकर वहाँ पे अधिकार किया और वो लोगों को लिबरेट किया। लिबरेट मीन्स मुक्त किया कि आप क्या है, आपको फ्रेंच के कंट्रोल में रहिए और आप लोगों पर कोई भी मोनार्कियल गवर्नमेंट, कंजर्वेटिव जो हैब्सबर्ग एम्पायर है इसका रूल नहीं चलेगा। With the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. देखिए आफ्टर डैट फ्रांस के कंट्रोल में बहुत सारा कंट्री आ गया, लगभग पूरा यूरोप का मैप चेंज हो गया। इसके बाद अब ज़रूरी था कि जो कॉलोनियल कंट्री ऑफ फ्रांस है वहाँ पे एक यूनिफॉर्म रूल्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। और नेपोलियन को हम ऑल्सो मान सकते हैं कि मॉडर्न मैन, जो मॉडर्नाइजेशन हुआ उसमें नेपोलियन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। थ्रू ए रिटर्न to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient. देखिए, there was no doubt Napoleon was monarch became a monarch of France in 1804, मतलब कि destroy the democratic system, especially liberal movement in France. But his administrative reform, also known as Civil Code of Napoleon, इसका क्या है कि जो यूनिफॉर्म सिस्टम आया उससे कह सकते हैं कि उसका इफेक्ट पड़ा। तो सेकंड क्वेश्चन इसमें आएगा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सिविल कोड ऑफ नेपोलियन या नेपोलियनिक कोड, या व्हाट डू यू मीन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ नेपोलियन। डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, establish equality before the law and secure the right to property। मतलब कि did away with all privilege और privilege based on birth, जो हम लोग पढ़े थे ना कि नोबेल क्लर्जी बेस्ड ऑन बर्थ, बर्थ के आधार पे जो वहाँ पे था प्रिविलेज वो हटा दिया गया। एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सभी लोग एक समान है। एंड सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी, एक क्या है नेपोलियनिक कोड। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल, और इसको जितने भी फ्रेंच के अंडर में थे वो सारे जगह उसको इस सिस्टम को अप्लाई किया गया। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, in Italy and Germany, Napoleon simplified administrative division, abolished the feudal system, and freed peasants from serfdom and manorial dues। देखिए इटली, जर्मनी, और आप जानते होंगे कि जर्मन कन्फेडरेशन या कन्फेडरेशन ऑफ राइन जो नेपोलियन के द्वारा बनाया गया था, जर्मनी 300 पार्ट में डिवाइड था, उसको 39 पार्ट में डिवाइड किया गया। और वहाँ पे एक जैसे लिखा है ना, एबोलिश फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम स्टार्टेड इन यूरोप इन मिडाइवल पीरियड। फ्यूडल सिस्टम का कंपेयर परमानेंट सेटलमेंट अप्लाई बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन इंडिया से कंपेयर कर सकते हैं कि जो सारा जो ज़मीन है वो किसका होगा,
वो होगा किसी नोवेल्स का या किसी पर्सन का, और जितने भी पीजेंट्स हैं उसमें वर्क करेंगे और उसके बदले में उनको एक प्रकार से जो लेबर वेज है वो दिया जाएगा। और एक कोई न्यू सिस्टम नहीं है, मिडाइवल पीरियड इंडिया में भी जाएंगे तो इक्ता सिस्टम था, और मुगल पीरियड में भी जाएंगे तो मनसबदारी सिस्टम, और जस्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड परमानेंट सेटलमेंट। तो फ्यूडल मीन्स फ्यूड मीन्स लैंड्स, और जो उसका कीपर्स ऑफ लैंड नोन एज फ्यूडल। फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज। देखिए सर्फडम मतलब भूमि दास, मतलब जो काम करेगा एक जस्ट लाइक ए स्लेव। मेनोरियल ड्यूज जो लैंड टैक्स जो बाकी था, ये सब चीज़ खत्म कर दिया। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शन बेयर रिमूव्ड। अब देखिए टाउन में क्या था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स, अभी आगे आएगा हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शन मतलब जो व्यापारी पर रिस्ट्रिक्शन था, कस्टम ड्यूटी था, अलग अलग ड्यूटी था। अब हम 10 गो स्टेट पार करेंगे तो 10 जगह पे हमको अलग अलग टैक्स देना पड़ेगा। ये सब क्या है, जितना भी जो रिस्ट्रिक्शन था वो सब हटा दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव्ड, एंड पीजेंट्स, आर्टिजन्स, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन enjoyed ए न्यू फाउंड फ्रीडम। और देखिए ये सब जो वहाँ के जो न्यू बिजनेसमैन हैं वहाँ सब क्या हो गया, ये सब से फ्री मिल गया, सबको फ्रीडम मिला। बिजनेसमैन एंड स्मॉल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another। देखिए these are the administrative reform of Napoleon administrative reform means uniform law and standardized weights, measures, common currency, without any restriction, exchange of capital goods from one region to another। and next paragraph we discuss, यहाँ पे डिस्कस किया है कि some limitations of एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ नेपोलियन। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ अच्छा हुआ, उसका लिमिटेशंस क्या है। However, the areas conquered the reaction of the local population to French rule were mixed initially in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw. The French army was welcomed as harbinger of liberty। मीन्स जो कॉलोनियल कंट्री ऑफ फ्रांस है वहाँ पे फ्रेंच आर्मी को एज ए हर्बिंगर ऑफ लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता के मुक्तिदाता के रूप में उनको वेलकम किया गया, उनको स्वागत किया गया कि हम लोग क्या हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। बट द इनिशियल इंथ्यूजम soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom। देखिए इसके बाद वो क्लियर हो गया कि एक तरह से हम लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है, और एक प्रकार से जो हम लोग इसको वेलकम कर रहे थे एक प्रकार का न्यू कोलोनाइजेशन है। इंक्रीज टैक्सेशन क्योंकि बार हो रहा है, नेपोलियनिक बार है, पैसा जरूरत पड़ेगा। टैक्सेशन किसमें, कॉलोनियल कंट्री ऑफ फ्रांस। सेंसरशिप, प्रेस को बैन कर दिया गया। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन मीन्स क्या है कि कंपलसरी ऑफ सोल्जर सर्विस,
मतलब कि सैनिक कहाँ से आएगा, तो कंपलसरी कर दिया गया कि आपको आर्मी में सर्विस करना ही है, कंपलसरी सर्विस। इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर टू कॉन्क्वेर द रेस्ट ऑफ यूरोप। क्यों? क्योंकि नेपोलियन का सपना था कि हम पूरे यूरोप को फ्रांस के अंडर कर लें। ऑल सिम्स टू आउटवे द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज। और ये हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि लिमिटेशन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो इसका निगेटिव पॉइंट है। थैंक